हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। अभी हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और मोल कंसेप्ट में ये 8th लेक्चर है। 7 लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट जितना ये बेसिक मोल कंसेप्ट है वो अपन लोग देख चुके हैं, जैसे मोल्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, मोल कंसेप्ट को स्टोइकियोमेट्री में कैसे यूज़ करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं, पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं, परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, परसेंटेज यील्ड क्या होती है। ये सब कुछ अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, किस चीज़ को डिफाइन किया जाता है, किस चीज़ को डिफाइन नहीं किया जाता है, वो चीज़ें। और ये वाला पार्ट पूरे मूल कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि ये पार्ट आपको नहीं आता है तो फिर आपके लिए समस्या वाली बात है बाकी सारे चैप्टरों के लिए। बाकी सारे चैप्टर मतलब आयन इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स। तो वो जहां वहां पर जो भी कोई बात होती है ना, वो बात प्राइमरली इन्हीं टर्म्स में होती है, जिन टर्म्स को हम लोग आज पढ़ेंगे, और उन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances that cannot be separated easily। मतलब क्या है? एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा आइटम हैं और आप उनको बहुत आराम से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उनको अलग अलग करना मुश्किल होता है, हाँ कर सकते हैं पर आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जनरली किसी भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें? एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट, और ये दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग यदि बात करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है सल्यूट और एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट। अब ये सल्यूट क्या होता है? यदि हम आपसे पूछे ना कि सल्यूट क्या होता है, तो जनरली जनरली बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि जो चीज कम होती है वो सल्यूट होता है, जबकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो है ही नहीं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये बोलती है कि वो वाला कंपोनेंट जो अपनी फिजिकल स्टेट लूज कर देता है वो सल्यूट होता है। चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको अपनी फिजिकल स्टेट लूज करनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं कि हमने चीनी डाली पानी में और आखिरी में सॉलिड है। क्या डाला? चीनी डाली पानी में और आखिरी में सॉलिड है, तो क्या होगा? सॉलिड कौन है? चीनी है। चीनी सबको पता होती है कि सॉलिड होती है ना। तो जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो कौन होंगे? यदि सॉलिड है तो सॉल्वेंट चीनी होगा, और यदि फाइनली लिक्विड है, ये शुगर सिरप बना है, तो सॉल्वेंट वाटर होगा। तो जो भी कोई आइटम होगा, यदि सल्यूट है तो वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज लूज करेगा, यदि सॉल्वेंट है तो वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंटेन रखेंगे। तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐसे डिस्कस किया जाता है। तो सल्यूट क्या होता है? इट इज कॉम्पोनेंट, it is component of solution which loses its physical characteristics, property, state। तो जो अपनी फिजिकल स्टेट, अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लूज करता है वो सल्यूट है,
और सॉल्वेंट क्या होता है? यदि सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, SOLN मतलब सॉल्यूशन है, विच रिटेन्स इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज और स्टेट। मतलब मान लेते हैं कि हमने एक सॉलिड और एक लिक्विड को मिक्स किया और फाइनली जो चीज बनी वो बनी है लिक्विड। ये सॉल्यूशन बना है। और सॉल्यूशन कैसे बना है? सॉल्यूशन बना है लिक्विड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड ने अपनी प्रॉपर्टी रिटेन की है, तो ये सॉल्वेंट है। और ये जो सॉलिड है इसने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी लूज की है, इसीलिए ये सॉल्यूट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज। मान लेते हैं कि हमने इन्हीं दोनों को मिलाया और हमने कहा कि जो सॉल्यूशन बना वो सॉलिड है। तो इस केस में जो सॉलिड और लिक्विड आपने मिक्स किया है, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड जो हो गया, ये सॉलिड हो जाएगा सॉल्वेंट, और ये जो लिक्विड हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि यहां पर इस लिक्विड ने अपनी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स लूज की हैं और इसने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रखी हैं। तो यहां पर पूरी तरीके से बात कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आती है, फिजिकल स्टेट के ऊपर आती है। आप कोई भी दो चीजें मिला लीजिए, ऐसा ही होगा। अब यहां पर एक छोटा सा केस, सर मान लो दोनों सॉलिड होते या दोनों लिक्विड होते तो क्या होगा? इफ solute, solvent and solutions all are in same physical state, all are in same physical state, then the minor contributor, जिसको आपने कम डाला है, वो सॉल्यूट है, एंड द मेजर कंट्रीब्यूटर, और जो मेजर कंट्रीब्यूटर आपने डाला है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर सॉल्वेंट है। बात समझ में आ गई? कि यदि आपने बोल दिया कि सॉलिड सॉल्यूट है और सॉलिड ही सॉल्वेंट है, तो जो कम है वो सॉल्यूट है। आपने कहा, आपने एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, एल्कोहल और पानी मिलाया साथ में। एल्कोहल लिक्विड है, पानी लिक्विड है, और उन दोनों का मिक्सचर तो आप जानते ही हो लिक्विड है। तो वो जो चीज है कि दोनों लिक्विड है, तो अब जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है। बात समझ में आ गई? अब है ना, हमारे पास दुनिया भर के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। दुनिया भर के मतलब यदि मैं ये बोलना चाहूं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम लोग 9 टाइप्स पढ़ेंगे, और ये किस पर पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं हम लोग? ये पढ़ रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। देखिए, हम लोग जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर हम लोग यही तीनों फेज हम सल्यूट में भी ले सकते हैं और यही तीनों फेज हम लोग सॉल्वेंट में भी ले सकते हैं। अब है ना, आपके दिमाग में क्या आता है, अरे जो सोल्यूशन होता है तो लिक्विड होता है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आप लोग पिछले वाले जो पार्ट है उसमें भी कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई क्या सॉलिड 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 चिल्ला रहे हो कि भाई सोल्यूशन सॉलिड है। हमने तो नहीं देखा सॉलिड सोल्यूशन है, देखा है, बस आपको क्लिक नहीं होता है। तो अभी वही क्लिकिंग सुधारनी है, इसीलिए अपन लोग सारे केसेस करके देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई हमारे पास सल्यूट है और हमारे पास सॉल्वेंट है और हमारे पास सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के हमारे पास एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या है, चलो बात कर लेते हैं। हमने कहा हमारे पास सल्यूट है सॉलिड और हमारे पास सॉल्वेंट है सॉलिड। ओ सल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, मतलब दो सॉलिड को मिक्स किया। अरे ऐसे कैसे मिक्स कर दोगे यार? तो इसको मिक्स करने का तरीका क्या होता है कि हम दोनों सॉलिड को हीट करते हैं साथ में और फिर मिक्स कर देते हैं। और अब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं अलॉयज। क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल? अलॉयज। कि भाई आपने थोड़ा सा सल्यूट लिया, थोड़ा सा सॉल्वेंट लिया, मतलब जैसे आपने कहा ब्रास है, ब्रास क्या होता है, या ब्रास छोड़ देते हैं, हमारे पास एक स्टील है। स्टील में क्या क्या होता है? स्टील में बहुत कुछ हो सकता है। तो आयरन होता है, निकल होता है, कार्बन होता है। तो हमने तीनों को मिलाया, हीट किया और एक साथ छोड़ दिया, बन गया स्टील। ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई हमारे पास जो दो चीजें हैं उन दोनों चीजों को एक साथ मिलाया और छोड़ दिया। हमने कहा हमने कॉपर एंड जिंक लिया, दोनों को एक साथ मेल्ट किया, हीट किया और दोनों को एक साथ जोड़ दिया। हमने कहा हमारे पास कॉपर एंड टिन है, दोनों को गर्म किया और फिर ठंडा कर लिया। जब और गर्म कब तक किया? जब तक वो मेल्ट नहीं हो गए। तो हम लोगों ने किसी भी सॉलिड को गर्म किया, उसको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद में साथ में छोड़ दिया। तो फिर क्या होगा? दोनों लिक्विड में आराम से मिक्स हो जाएंगे। फिर बाद में जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड को आप लोग क्या बोल देंगे? अलॉय बोल देंगे। तो ये एक आसान सा कंपैरिजन है। हमने कहा हमारे पास सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के बारे में सोचा है और इसका एग्जाम्पल होता है सॉल्ट वाटर, या फिर क्या होता है? शुगर सिरप। भाई सॉल्ट वाटर एंड शुगर सिरप, ये सॉलिड एंड लिक्विड है कि आपने सॉलिड सोल्यूट लिया और लिक्विड सॉल्वेंट लिया, आखिरी में आपको जो मिल रहा है वो लिक्विड मिल रहा है। ये जो मिल रहा है आपको सॉलिड मिल रहा है। और तीसरा आपके पास हो गया सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फाइन डस्ट या स्मोक। स्मोक में क्या है? बिल्कुल फाइन कार्बन पार्टिकल्स है इन एयर। ये भी सोल्यूशन ही है, अलग नहीं है, सोल्यूशन ही है। क्यों सोल्यूशन है? क्योंकि आप तो सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे ना यार, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। देखिए ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो सोल्यूशन का मतलब यही सोचते हैं कि जो लिक्विड है वो सोल्यूशन है और जो लिक्विड नहीं है वो सोल्यूशन है ही नहीं, जबकि होता है। हमने बोला हमारे पास जो सोल्यूट है वो सोल्यूट है लिक्विड, और जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट है सॉलिड। कभी देखा ही है? अरे देखा है कि नहीं कि भाई लिक्विड सोल्यूट है और सॉल्वेंट है सॉलिड? ये देखा है, होता है। कहां होता है? अमलगम्स में। कहां होता है ये होता है अमलगम्स में। अमलगम क्या होते हैं? मरकरी डिसॉल्व्ड इन मेटल। भाई मरकरी कैसा है? मरकरी लिक्विड है,
और जो भी कोई मेटल में डिसॉल्व किया है वो सॉलिड है। जैसे आपने इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल सुना है सिल्वर अमलगम, या फिर पंच धातु, सप्त धातु, ये नाम चीज सुनी है आपने, जो धार्मिक हिंदू धर्म में यूज किए जाते हैं। तो पंच धातु के अंदर एक धातु इज मरकरी, तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना पंच धातु सप्त धातु के, उसके अंदर भी मरकरी होता है। तो दैट इज द सोल्यूशन, जहां पर जो सोल्यूशन है उसका सॉल्वेंट सॉलिड है और जो सोल्यूट है वो लिक्विड है। हमने कहा लिक्विड इन लिक्विड, अच्छा ये भी आपको पता होगा, ये तो सबको मालूम होता है, एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड हो गया। और आखिरी हो गया लिक्विड इन गैस, किसी लिक्विड को गैस में डिसॉल्व किया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेपर। भाई लिक्विड के वेपर बने और वो गैस में डिसॉल्व हो गए, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अभी वो गैसियस स्टेट में पूरी तरह से एंटर नहीं किए हैं, वेपर स्टेट में ही है। तो ये होता है लिक्विड इन गैस। तो अभी आपने ये टोटल 6 टाइप के सॉल्यूशन देखे हैं, इसके अलावा भी हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे हमारे पास अगला टाइप है कि भाई जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, सोल्यूट क्या हो गया हमारे पास गैस और सॉल्वेंट हो गया हमारे पास सॉलिड। सॉल्यूशन एग्जांपल, जो सोल्यूट है वो सोल्यूट है गैस और जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट है सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका सबसे बेसिक एग्जांपल होता है H2PD। क्या होता है, H2PD, या फिर कोई भी फाइन पाउडर और एनी फाइन पाउडर। हर फाइन पाउडर में थोड़ी सी एयर होती ही है। मैदा होता है, मैदा एक फाइन पाउडर है, उस फाइन पाउडर में यदि आप देखेंगे थोड़ी सी हवा होगी, आप उसको प्रेस करना चाहेंगे, ऐसे से हिलाएंगे तो हवा बाहर निकल के थोड़ा सा वॉल्यूम सेटल डाउन होता ही है। वैसे पीडी का फाइन पाउडर होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन को ट्रैप किया जाता है फॉर रिएक्शन पर्पसेस। तो सोल्यूट कौन हुआ, हाइड्रोजन, और सॉल्वेंट कौन है, पैलाडियम। पैलाडियम सॉलिड है, तो जो सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर एयर ट्रैप हुई है, तो सोल्यूट कौन हुआ, हाइड्रोजन, और सॉल्वेंट कौन हुआ, पैलाडियम। इसके बाद हमारे पास है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होता है, ये होती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स समझते हैं, पेप्सी, थम्स अप, कोला, इसमें CO2 इन वाटर होता है। और नॉर्मल वाटर भी, मतलब यदि आप नॉर्मल वाटर भी देखोगे तो O2 होता है पानी के अंदर, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। हम लोग ध्यान नहीं देते, उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पर सारे लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत गैस हो सकता है। और तीसरा है हमारे पास गैस इन गैस, कि दो गैस मिक्स किया, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एयर। एयर के अंदर O2 और नाइट्रोजन आपस में साथ साथ रहते हैं, और नाइट्रोजन क्योंकि ज्यादा है इसीलिए सॉल्वेंट है, और O2 कम है इसीलिए सॉल्यूट है। तो ये टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन आपने देखे। देखिए 9 टाइप के सॉल्यूशन में यदि हम एक बार फिर से रिवाइंड करें, रिकैप करें, तो क्या पढ़ा है कि भाई हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्यूट है, गैस सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्वेंट है। तो ये जो अभी अपन ने क्लासिफिकेशन किया है, हमने दोनों ही क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पर, मतलब इस क्लासिफिकेशन में हमने पूरा सॉल्यूट जो लिया है वो सॉलिड लिया है, यहाँ पर हमने जो पूरा का पूरा सॉल्यूट लिया है वो लिक्विड लिया है, सॉल्वेंट वेरी कराए हैं, सॉल्वेंट वेरी कराए हैं, एंड इधर हमने जो सॉल्यूट लिया है वो गैस लिया है और सॉल्वेंट वेरी कराए हैं। तो ये होता है हमारे पास टोटल
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आती है कि सॉल्यूशन को हम लोग और कैसे डिस्कस करते हैं, मतलब सॉल्यूशन में हम लोग जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो उसको कैटेगराइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ये क्या होती है? दीज आर मेथड टू indicate amount of solute in solution। तो ये क्या मेथड होते हैं? ये मेथड होते हैं जिससे कि आप सल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में इंडिकेट करके बता देते हो कि भाई कितना सल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूशन है। देखिए आपके दिमाग में ना कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग एक बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं। बेसिक सी बात क्या होती है कि भाई सल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। अब सल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है और सॉल्यूशन कितना है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। यदि हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों की बात कर तो हमको मालूम है कि भाई मास कंजर्व्ड होता है। क्या होता है? मास कंजर्व्ड होता है। तो सल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन का मास। पर बाकी और क्या दुनिया भर के तरीके हैं भाई बताने के कि सल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। तो उनके लिए हम लोगों ने पूरा एक अलग से कंसंट्रेशन टर्म नाम का टॉपिक लिखा है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म के बेसिक जो 3 यूनिट्स है वो हम लोग अभी इस लेक्चर में देखते हैं। और सबसे बेसिक 3 यूनिट्स कौन कौन से हैं? सबसे बेसिक 3 यूनिट्स है। सबसे पहला यूनिट है परसेंटेज W बाय W। दूसरा बेसिक यूनिट है परसेंटेज W बाय V। और तीसरा बेसिक यूनिट है परसेंटेज V बाय V। ये 3 सबसे बेसिक यूनिट्स है हमारे पास जो किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और ये तीनों ही आप लोगों ने देखी हुई होती है। ये तीनों ही कमर्शियल टर्म्स हैं। कमर्शियल टर्म्स मतलब यदि आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लेके आएंगे तो इसके अंदर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है मास बाय मास परसेंट। इसका मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। और तीसरे वाले का मतलब होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये 3 टर्म्स होती हैं जिन 3 टर्म्स के ऊपर आप बातें करते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल है। कमर्शियली का मतलब समझिए, यदि आपने पेप्सी का बॉटल खरीदा उसके पीछे लिखा होगा, दूध का बॉटल खरीदा उसके पीछे लिखा होगा, बटर का पैकेट खरीदा उसके पीछे लिखा होगा, चिप्स का पैकेट खरीदा उसके पीछे लिखा होगा, आपने पेट्रोल खरीदा, पेट्रोल में होता है पर लिखते नहीं है पर होता है, नमकीन खरीदा उसमें होगा। देखिए बेसिकली जितना भी खाने वाला आइटम होता है ना उन सबके ऊपर क्या क्या कॉम्पोजिशन है वो लिखना ज़रूरी होता है। इसलिए आप उनकी बॉटल के पीछे देखेंगे, उनके पैकेट के पीछे देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। च्यवनप्राश के पैकेट के ऊपर मिलता है। कोई भी चीज़ जो खाने की है उसके लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अंदर उनको बताना होता है कितना परसेंट क्या है। तो वो जो भी कुछ बताएंगे ना वो इन 3 टर्म्स के अंदर होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली टर्म मास बाय मास परसेंट। सबसे पहली टर्म है मास बाय मास परसेंट। ये क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इस बात का कि यदि अपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है तो कितना अमाउंट सल्यूट का है और कितना अमाउंट सॉल्वेंट का है। ये होता है परसेंटेज W बाय W। ये क्या होता है? परसेंटेज W बाय W।
मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए अलग निकाल सकते हैं, डिवाइड की जरूरत नहीं है अभी, इतना ही ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये होता है परसेंटेज W/W। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि परसेंटेज W/W निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सॉल्यूट के लिए आ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, यदि मेरे को सॉल्वेंट के लिए यदि बात करनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा। दोनों के लिए बात कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई 400 ग्राम्स ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड in 2 kg solution. Find out percentage W/W। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो हम क्या बोलेंगे, और जब भी कभी कुछ नहीं बता रखा हो तो हम ये बात हमेशा सॉल्यूट के लिए करते हैं जनरली। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई परसेंटेज W/W इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 400 ग्राम। कितना हो गया, 400 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी 2 kg है, 2 kg को अपने को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई न्यूमरेटर का जो यूनिट है वही यूनिट डिनोमिनेटर का होना चाहिए। यदि दोनों तरफ एक ही चीज लिखेगी, जैसे मास बाय मास लिखा तो मास बाय मास के अंदर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो 400 ग्राम बाय 2000 ग्राम इंटू 1000। सॉरी इंटू 100। तो बेसिकली कितना आ गया, 20% W/W आ गया। टोटल कितना आ गया, ये 20% W/W आ गया। ये शुगर के लिए आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। हमने क्या बोला, 100 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 1000 ml of solution of density 1.2 gram per ml. Find out percentage W/W of NaCl। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। देखिए हम लोग सारे एक एक के बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, वो सारे क्वेश्चनों के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है। तो वो वेरिएशन यहाँ पर हल्का सा कॉम्प्लिकेट किया है कि भाई जो मास ऑफ सॉल्वेंट है या मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। भाई हमें क्या मालूम है, परसेंटेज W/W लगाने के लिए आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इनटू 100। ये वाला फिगर चाहिए। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 100 दे रखा है आपको, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अभी मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं है भाई। आपको क्या दिया है, आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से पहले आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।
तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 इंटू डेंसिटी 1.2 इंटू 100। तो ये कैंसिल आउट हुआ, 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 कैंसिल आउट हुआ। तो ये हो गया 10 डिवाइड बाय 1.2%। कितना हो गया ये, 10 डिवाइड बाय 1.2 या 100/12 या 25/3, एक ही बात है। मतलब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100/12 यानी कि 25/3 यानी कि 8.333%। तो हमने क्या किया, यहां पे जो मास ऑफ सोल्यूशन देना था वो मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं दिया, हमने दिया मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए डेटा, जिसके अंदर हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया। तो आपने डेंसिटी एंड वॉल्यूम से पहले मास निकाला और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया। चलिए, हमने कहा हमारे पास अगला टर्म है परसेंटेज W बाय V, विच इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या है ये, मास बाय वॉल्यूम परसेंट है। क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सम अमाउंट, सम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इट इज मास ऑफ, अमाउंट को हम लोग मास से बता रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूट, और ये सोल्यूट इन ग्राम्स होना चाहिए, dissolved in 100 ml of solution। ये जो चीज है, ये चीज आपने कहां देखी है, ये आपने देखी है जो भी कोई लिक्विड आप खरीदते हैं ना उसके अंदर लिखा होता है परसेंटेज W बाय V, या एवरी 100 ml कंटेन्स दिस मच ग्राम्स, इतना। शरबत का बॉटल खोल के देखिएगा आपको समझ में आएगा, शरबत के बॉटल के पीछे पढ़िएगा। तो अब ये आ गया आपके पास एक बेसिक सा टर्म। तो हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज W बाय V इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। बस यहां पे ये ध्यान रखना है कि इसका यूनिट ग्राम में है और इसका यूनिट ml में है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट परसेंटेज W बाय V if 50 grams of NaCl is dissolved in 1 liter of solution। तो आपको मास दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, तो अब आप आराम से ये चीज कर लें, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एक कर लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, परसेंटेज W बाय V, इसके लिए हम लोग कर लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, मतलब 50 ग्राम, ग्राम में दे रखा है, और नीचे वॉल्यूम चाहिए ml में इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1000, 1 लीटर है, इसका मतलब 1000 ml होगा, इंटू 100। तो बेसिकली 5% W बाय V। समझ में आ गया। तो ये सब बेसिक से सवाल है जो आपको आने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इस बात के ऊपर। हमने कहा हमारे पास है 40 grams ऑफ NaOH is dissolved in 100 grams of solution of density 1.2 gram per ml।
एफ ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml. फाइंड आउट परसेंटेज W बाय V. चलिए ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 40 ग्राम NaOH को आपने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है. आपको क्या मालूम था कि भाई परसेंटेज W बाय V निकालने के लिए आपको चाहिए मास ऑफ सोल्यूट और आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालें, पहले ये काम कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. देखिए बेसिक फंडामेंटल तो चीजें आनी ही चाहिए भाई. 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, रिपीट कर रहे हो, जो भी कुछ है तो बेसिक फंडामेंटल तो आएगा ना कि भाई मास वॉल्यूम और डेंसिटी को रिलेट कैसे करते हैं. तो यदि मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी को रिलेट किया तो ये आ जाएगा और इससे हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 0.8. ये वॉल्यूम आ गया ml में. तो चलिए परसेंटेज निकाल लेते हैं. तो परसेंटेज W बाय V कितना हो जाएगा, W कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय वॉल्यूम 100 बाय 0.8 इंटू 100. तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया. तो ये आ गया 32% W बाय V. कितना आ गया, 32% W बाय V आ गया. समझ आया क्यों, कैसे किया इस क्वेश्चन को? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बस हमने पहले ये कर लिया मास बाय डेंसिटी. यहां तक समझ में आया? चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन करते हैं. अब दोनों को मिक्स कर देंगे, जो पहले दो कंसेप्ट पढ़े हैं ना उन दोनों को मिक्स करके एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन दे रखा है कि 56 ग्राम्स of KOH, 56 grams of KOH is mixed with 144 grams of water. Find out percentage W by W and percentage W by V of KOH solution if density is 1.25 ग्राम पर ml. चलिए ये क्वेश्चन है. अब यहां पर हमने क्या किया, देखिए जितने भी दो दो क्वेश्चन हमने दोनों के किए ना, उसके अंदर हमने मास ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा था, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी थी. अब यहां पर हमने वो चीज नहीं की. हमने क्या दिया, मास ऑफ सोल्यूट दिया, हमने दिया मास ऑफ सोल्यूशन दिया. दो अलग अलग चीजें दी, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दिया. तो अभी हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए, देखिए बेसिक फंडामेंटल है, यदि W बाय W निकालना है या W बाय V निकालना है तो सबसे पहले अपने को चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन, या तो ये चाहिए और एक चीज हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. चलिए इनके ऊपर मेहनत करते हैं. मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास सोल्यूट प्लस मास सॉल्वेंट. भाई दोनों को ही मिक्स कर रहे हैं ना भाई. 56 ग्राम पानी के अंदर 56 ग्राम KOH और 144 ग्राम पानी को मिक्स कर रहे हैं. टोटल अमाउंट तो 200 ग्राम ही बनेगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दुनिया में हर जगह वैलिड होता है. तो ये कितना हो गया, ये हो गया 56 प्लस 144 यानी कि 200 ग्राम्स. ओ मास ऑफ सोल्यूशन तो आ गया. तो अब आप क्या कह सकते हैं भाई, परसेंटेज W बाय W ये कितना हो जाएगा 56 बाय 200 इंटू 100. ये कैंसिल आउट हुआ, आपके पास आ गया 28%. चलिए एक पार्ट खत्म हो गया.
दूसरा पार्ट के लिए क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी आ जाएगा। और मास कितना दे रखा है 200, डेंसिटी दे रखी है 1.25, तो वॉल्यूम आ गया। तो रख लेते हैं, तो आप क्या कर देंगे, परसेंटेज W बाई V इज इक्वल्स टू 56/200 डिवाइड बाय 1.25 इंटू 100 ml में ही आएगा वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास 28 इंटू 1.25 विच इज 35% W बाय V। बात समझ में आई? तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉमन सेंस, सब कुछ थोड़ा 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 लगाना पड़ रहा था ये क्वेश्चन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने डेटा डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा मिक्स करके दे दिया। सिर्फ इतना सा अंतर किया कि डेटा मिक्स किया, क्वेश्चन का वेरिएशन आ गया। अब इसके बाद आज का जो आखिरी टॉपिक है वो पढ़ते हैं, दैट इज परसेंटेज V बाय V। परसेंटेज V बाय V ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब ये कैसे होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ml के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट। अब यदि दोनों चीजें वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम हम लोग ज्यादा डिस्कस किसके लिए करते हैं, हम लोग वॉल्यूम डिस्कस करते हैं गैस के लिए और लिक्विड के लिए। किसके लिए डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम गैस के लिए और लिक्विड के लिए डिस्कस करते हैं। तो ये जो टर्म है, ये टर्म रिस्ट्रिक्टेड है, यूज्ड फॉर लिक्विड in liquid solution। what do you mean by liquid in liquid solution? कि ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही यदि लिक्विड हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? कि भाई आपने क्या कहा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, तो आप ये वाला टर्म यूज कर सकते हो। और दूसरा किसके लिए यूज कर सकते हो, यूज्ड फॉर गैस इन गैस सॉल्यूशन। कि भाई आपने कहा कि आपका सॉल्यूट गैस है और आपका सॉल्वेंट भी गैस है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो इन केसेस के अंदर आप लोग परसेंटेज V बाई V को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? जैसे हमें क्या बोला गया, क्वेश्चन दिया गया 50 ml ऑफ C2H5OH इथाइल एल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 250 ml of water, yeah, is mixed in with नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, फ्रेमवर्क चेंज करते हैं, in 250 ml of solution, find out परसेंटेज V बाई V। आसान क्वेश्चन है भाई, 50 ml मिलाया है 250 ml के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई परसेंटेज V बाई V कितना हो जाएगा, 50/250 इंटू 100।
ठीक है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज वी बाई वी, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये तरीका है। और आपने सेम चीज को ही यूज किया है कि भाई आपने क्या कहा कि सॉल्यूट कितना है, 50 ml है, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5, तो ये आ जाएगा 20% V बाई वी। ये देखा है आपने, कहाँ देखा है, ये आपने देखा है जब आप कोई लिक्विड खरीदते हैं, दूध के ऊपर लिखा हुआ आता है, विस्की बॉटल्स के ऊपर लिखा आता है। ठीक है। आपने एक क्वेश्चन और लिखा, एयर कंटेन्स 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम O2। क्या मतलब होगा इस बात का? इस बात का मतलब है कि 100 ml एयर में 20 ml ऑक्सीजन है, बस ये चीज लिख देते हैं, बात खत्म हो गई। तो हम लोगों के पास ये डेटा बहुत दिया जाता है, कभी कभी इस तरीके से, कभी कभी इस तरीके से, हमको यूज करना आना चाहिए। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई 20 ml of CO2 is dissolved in 1 liter of air. Find out परसेंटेज V बाई वी। तो निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000, क्योंकि यदि ये ml में है तो ये भी ml में ही चाहिए, इनटू 100, तो इट इज 2% V बाई वी। तो यहां पर ये तीसरी कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो गई है। ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स कमर्शियल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। यदि अपन बाजार से कोई भी मिक्सचर खरीदेंगे तो वो यदि हमको बताएंगे कि क्या चीज़ है, कितना परसेंट क्या है, तो वो इन्हीं 3 टर्म्स के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। इससे पहले हमने सीखा था कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन के 9 प्रकार क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सारे लेक्चर्स देखिएगा, ये पूरा लेक्चर देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए, इससे पिछले वाले लेक्चर्स देखिएगा, उनके नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको सब कुछ कंटिन्यूटी में लगे। अब जो नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऐसा आपको मालूम है। और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप पढ़िए, इस चीज़ को सीखिए इस चीज़ से, एंड वील मीट अगेन। बाय बाय।